बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका चैप्टर 2 है। तो इसमें कुछ सेक्शंस ज़्यादा हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम शायद मैंने नहीं बताया। इसमें जो आप सिंगल देखेंगे ना, 1 2 3, ठीक है। लास्ट टाइम में हमने सेक्शन पढ़े थे, 2 सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 1 और 2। तो अब इसमें हम सेक्शन 3 to ऑनवर्ड पढ़ेंगे। अब सेक्शन के नीचे जो भी ब्रैकेट में 1 और 2 लिखा होगा वो सब सेक्शंस हैं। उनको सब सेक्शंस कहते हैं और इनको जनरली प्रोविजंस भी कहते हैं। तो सेक्शन हो उसको उर्दू में दफा कहते हैं, जबकि प्रोविजंस को भी दफात वगैरह का वर्ड यूज करते हैं। तो जनरली यही है। तो सेक्शन मीन दफा और सब सेक्शन मीन जेली दफा। दफा 103, दफा 104, दफा 105 वगैरह वगैरह। ओके। अब हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे और उसके मुख्तलिफ जो झेली दफात हैं, सब सेक्शंस हैं, वो भी पढ़ेंगे। सेक्शन 3 है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। देखिए, जब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कमीशन का मतलब, जहां भी ये कमीशन आए इसका मतलब होगा चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सॉरी। कमिश्नर आए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन कमीशन आए तो कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका प्रोसीजर क्या है? कहते हैं इसका, यानी कि ये काम किस तरह करता है। प्रोसीजर का मतलब है काम किस तरह करता है। तो ये अपने प्रोसीजर्स खुद बनाता है, अपने प्रोसीजर्स को मॉडिफाई कर लेगा जब चाहे। जो नई इसमें कोई भी इशू कर सकता है, ऑर्डर्स बना सकता है अपने। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, याद रखना। ओके। सब सेक्शन 2 है कि एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन। अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, पावर्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज करेगा। इवन अगर इसका कोई मेंबर कम भी हो तो भी कोई इशू नहीं है। ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, नए फंक्शंस भी बना सकता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म भी कर सकता है। अच्छा, अगर कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, कोई भी के नए प्रोसीजर बनाने में या कहीं भी कोई डिसीजन लेना पड़ जाए कमीशन को। अब डिसीजन, फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स हैं उस कमीशन के। अब 3 एक तरफ हो गए, डिसीजन ऑफ मेजोरिटी की बात हो रही है, 3 एक तरफ हो गए। 3 कहते हैं कि जी ये ठीक है, और 2 कहते हैं ठीक नहीं है। तो जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट जिस तरह होता है, अगर एक इशू है फॉर एग्जांपल, कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो मेंबर्स के दरमियान में, लेकिन मेंबर्स कुछ इस तरह से हो कि फॉर एग्जांपल 4 मेंबर हैं, तो 2 एक तरफ हो गए, 2 दूसरी तरफ हो गए, तो इशू हो गया। अब मेजोरिटी तो रही नहीं। 3 मेंबर्स हैं तो तीनों की अलग अलग ओपिनियन है, तो भी मेजोरिटी नहीं रही। तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर उसका सॉल्यूशन होगा कि फुल कमीशन बिठाया जाएगा जी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तो मेजॉरिटी होगी तो मेजॉरिटी का डिसीजन मान लिया जाएगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी ना हो, मेजॉरिटी कंसीडर ही ना हो रही हो, ठीक है, 4 हैं तो दो दो डिवाइड हो गए, 3 है तो अलग अलग ओपिनियन है, तो फुल कमीशन बैठेगा और फुल कमीशन फिर डिसीजन लेगा। ओके। इन दिस सेक्शन मेंबर ऑफ द कमीशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब सेक्शन 4 के मेंबर ऑफ द कमीशन का मतलब है मेंबर ऑफ द, जब कमीशन के मेंबर की बात करेंगे तो उसमें कमिश्नर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसने कहा है कि इस सेक्शन में, यानी कि प्रोसीजर ऑफ द कमीशन में भी ये शामिल है, और सब सेक्शन नंबर 6 में भी, यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर में भी ये यूज हुआ है, वहां पर भी इसमें यही टर्म है। ओके। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है पावर टू इशू डायरेक्शन। कि कोई भी डायरेक्शंस इशू करनी हो, कमीशन ने कोई हिदायत जारी करनी हो, तो फिर क्या करेंगे? तो कमीशन के पास पूरी फुल पावर्स हैं कि वो कोई भी किसी भी किस्म की हिदायत जारी कर सकता है जब कोई नेसेसरी हो, लेकिन ये जस्टिस बेस होनी चाहिए। कोई भी डायरेक्शंस जारी करे, जस्टिस बेस हो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे अटेंडेंस का कोई इशू है, ठीक है, कितने पर्सन्स आते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पे कोई ट्रेनिंग अगर कहीं होनी है तो ट्रेनिंग में कितने लोग आए हैं, या जहां पर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं वहां पर कितने लोग आए हैं, या कोई मैटर पेंडिंग है, तो वो अब उस कमीशन उससे रेलेवेंट भी अपने डिसीजंस इशू कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट कम है,
तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से कह के वो डॉक्यूमेंट भी अरेंज करवा सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट अपने पास मंगवा सकते हैं। तो पावर टू इशू डायरेक्शंस, ये इनकी पावर्स हैं। एनीथिंग रिक्वायर्ड, अगर मिसाल के तौर पे कोई सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है तो कमीशन डायरेक्ट कर सकता है, कमीशन कह सकता है कि कोई भी ये रिक्वायर्ड है तो ये मुझे आप ला दो एडमिनिस्ट्रेशन से या कहीं किसी भी इदारे को यूज करके। वो जिस तरह प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकता है, तो कोई भी एनी सफिशिएंट प्रोविजंस अगर कोई एग्जिस्ट नहीं है किसी, मिसाल के तौर पे देखिए प्रोविजन हमने पढ़ा था ना, दफात। तो कोई अगर कुछ सफिशिएंट प्रोविजन मौजूद नहीं है किसी मैटर से रिलेटेड, जैसे आप कोई भी कहते हैं जी एक इशू आ गया, इशू नंबर इशू ए, इशू वन, कोई इशू आ गया। अब पूरे जो एक्ट है उसके अंदर उससे रेलेवेंट कोई प्रोविजन नहीं है, तो कमीशन अपनी राय देकर कह देगा कि जी इसका ऐसा ऐसा सॉल्यूशन कर लें। तो देन ये इसके पास, कमीशन के पास पावर है। नेक्स्ट सेक्शन है 5, असिस्टेंस टू द कमीशन। देखें, कमीशन ने अपना इदारा भी चलाना है, इलेक्शन भी करने हैं। कमीशन का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं। तो उसकी असिस्टेंट कौन करेगा? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन करेगी असिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? डीसी एटसेट्रा, एसी, तो किसी को भी असिस्टेंस के लिए कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी असिस्टेंस करेगी। गवर्नमेंट में मतलब क्या? एमपीए, एमएनए, लोकल गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट से ये असिस्टेंस तलब कर सकते हैं। एंड थर्ड पे जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का तो कमीशन में बहुत इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट, जो 4 हाई कोर्ट हैं पाकिस्तान के, तो चारों हाई कोर्ट के जजेस कमीशन में शामिल होते हैं। तो जजेस से भी हेल्प ले सकते हैं। तो किसी भी पर्सन को, ठीक है, इसका सबसेक्शन 1 है कि रिक्वायर एनी पर्सन अथॉरिटी, किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को जिनको इनको जरूरत हो असिस्टेंस के लिए बुला सकते हैं। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज को ये मैंने बता दिया। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज कौन होती हैं? हमारी ब्यूरोक्रेसी। एग्जेक्टिव अथॉरिटी डीसी, एसी, गवर्नमेंट, उनको एग्जेक्टिव था, वो भी गवर्नमेंट भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी में आ जाती है। तो फेडरेशन और प्रोविंस की किसी भी बंदे को बुला सकते हैं। लेकिन अब इसका सब सेक्शन 3 है, वो इंपॉर्टेंट है कि अगर जुडिशरी से रेलिवेंट किसी बंदे को बुलाना हो, ठीक है, कमीशन अगर डिसाइड करे कि सर्विसेज चाहिए हमें जुडिशियल पावर्स की, तो उसके लिए फिर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, वहां पर हाई या कोर्ट में कौन होता है? रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, उनके सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, या और कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है फॉर एग्जांपल। तो किसी भी बंदे की अगर वो चाहिए कि वो बंदा हमें चाहिए, तो वो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे और या कंसल्ट करेंगे और उनको उसके अकॉर्डिंग फैसला करेंगे। सबसेक्शन 4 है जी इलेक्शन प्रोग्राम अगर इशू हो जाए। ठीक है, इलेक्शन प्रोग्राम कहा जी, फरवरी में इलेक्शन होंगे फॉर एग्जांपल, अगस्त में इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी लग जाएगी। यानी कि पूरे प्रोविंसेस में अगर प्रोविंशियल इलेक्शन है, तो प्रोविंस में ना तो कोई नई रिक्रूटमेंट होगी, पोस्टिंग होगी, और ना ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर को ट्रांसफर करना। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये उसमें क्या है, ये लिखा हुआ है कि पावर्स की जो असल सोर्स है पावर्स का, वो अल्लाह की जात है, लेकिन उसने अपनी ये पावर को डेलीगेट किया है वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान की तरफ, सदर पाकिस्तान की तरफ, वो डेलीगेट करता है पावर। तो वजीर आजम, ये सदर, अल्लाह की एक्चुअल अथॉरिटी में सोवरेनिटी में काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह पावर्स कमीशन के पास होती हैं। तो कमीशन किसी भी बंदे को, किसी भी मेंबर को ऑथराइज कर सकता है, वो तमाम पावर्स जो उस कमीशन के पास है। और वो चाहे अपनी कमिश्नर को भी वो पावर्स ऑथराइज कर सकता है। तो कमिश्नर जो है, कमीशन के अंडर रहते हुए, यानी कि कमीशन की पावर्स को, फुल पावर्स को यूज करेगा। अब वो डेलीगेशन ऑफ पावर में कौन कौन सी पावर्स हैं? मिसाल के तौर पे कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है ऑफिसर्स एंड स्टाफ को। ठीक है, जितने किसी भी स्टाफ या ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है ये, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता सकता है। एम्प्लॉयमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे पहली बात तो कितने बंदे अपॉइंट होंगे। दूसरी बात,
उनकी सैलरीज कितनी होंगी, डेली वेजेस पर आएंगे या कॉन्ट्रैक्ट पे मंथली पेमेंट उनको की जाएगी, या उनके कितने कितने ड्यूरेशन क्या होगा ड्यूटी का। तो सब का सब ये डिफाइन करता है वो जिसको डेलीगेट की हुई पावर्स। इसके अलावा कमिश्नर क्या करेगा, आप देखें डेलीगेशन आपने जहन में रखना है। कमिश्नर बेंचेस भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, बेंचेस बना सकता है। बेंच क्या करते हैं, कंप्लेंट सुनते हैं, एप्लीकेशन, पेटिशंस, अपील्स। अगर कोई भी कंप्लेन्स आए वर्किंग से रिलेटेड तो कमिश्नर कुछ बेंच बना देगा, वो बेंच ये सारे के हियरिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर जो हमने पीछे पढ़ा कि जो बेंच कमिश्नर ने बनाया उसने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब लेकिन इशू ये हुआ कि वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई तो देन उसका सॉल्यूशन क्या है कि फुल कमीशन उसको सुनेगा, ठीक है। बेंच ने एक फैसला किया या बेंच फैसला ही नहीं कर पाया, तो बेंच अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फैसला नहीं कर पाया तो फुल कमीशन उसकी हियरिंग करेगा। ये भी क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 7 है जी, पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मुतालबा करना है। अब प्रॉपर्टी क्या चाहिए इलेक्शन कमीशन को किस तरह की प्रॉपर्टी की जरूरत है। एक बिल्डिंग है जहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, ठीक है। एक व्हीकल है, ठीक है, जहां जिसके थ्रू हो जाएगा, या कोई प्राइवेट रिहाइश चाहिए कि जी हमारे बंदे आएंगे और जाहिर है उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए, या उनको ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल चाहिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी, पहली बात। अच्छा, पीछे भी मैंने बात की है कि ये किसकी असिस्टेंस चाहता है, जिसकी असिस्टेंस चाहता है उसी से रिक्विजिशन भी करेगा। तो तीन तीन कैटेगरीज आपने याद रख लेनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्विजिशन कर सकता है, और गवर्नमेंट से रिक्विजिशन कर सकता है, जुडिशरी से रिक्विजिशन कर सकता है। लेकिन हम ये चौके ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी जुडिशरी के पास तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का ज्यादातर ताल्लुक किससे है, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से। तो ये या वहाँ के डीसी से रिक्विजिशन भेजेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एमपीए को रिक्विजिशन भेजेगा, जी हम आएंगे और वहां पर हमें ऐसे ऐसे एक जगह चाहिए रहने के लिए और वगैरह वगैरह। बहरहाल रिक्वेस्ट करेगा। और व्हीकल, वेसल, वेसल का मतलब होता है कोई बहरी जहाज, वैसे उर्दू तो इसकी यही है, या कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये याद रखें कि वो कमीशन रिक्वेस्ट रिक्विजिशन भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को कि जी हमें ये हमें नीडेड है। ओके। अब जिस बंदे को भी ये रिक्विजिशन भेजेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो या गवर्नमेंट का, तो वो पाबंद होगा कि इलेक्शन कमीशन को वो प्रोवाइड करे, बशर्त ये के याद रखें सब सेक्शन 1 में ये है कि वो प्रोवाइड करने का मिजाज होगा लाजमी, लेकिन सब सेक्शन 2 ये है कि अगर कमीशन ने रिक्वेस्ट भेज दी कि मैं फलां व्हीकल चाहिए, फलां व्हीकल, लेकिन वो व्हीकल किसी कैंडिडेट के यूज में है, इलेक्शन एजेंट के किसी यूज में है, तो अगर वो किसी ऑलरेडी इलेक्शन से रेलेवेंट किसी बंदे के यूज में है तब उसको असाइन नहीं किया जा सकता, वो फिर इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दी जा सकती, ये याद रख लें, ठीक है। सबसेक्शन 3 है कि एक पर्सन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का कोई पर्सन, उसको ऑथोराइज्ड कर दी गई गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी भी है, कल ट्रांसपोर्टेशन मींस कोई भी असाइन हो चुका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने असाइन कर दी, पोजेशन ले ली उस बंदे ने, सबसेक्शन 1 के तहत ले ली। अब अगर वो वापस ना दे रहा हो तो जो गवर्नमेंट है वो उसको यूज ऑफ फोर्स के जरिए, पुलिस के जरिए भी वापस ले सकती है, ठीक है, एज मे बी रिजनेबली नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो फोर्सेस की मदद से भी वो रिटर्न वापस ले सकते हैं। सबसेक्शन 4 है, कोई व्हीकल है, ठीक है, ये दिलचस्प बात है आपने जैसे सुनी कि व्हीकल कोई भी इलेक्शन कमीशन को दे दी। अब चूंकि व्हीकल अगर सरकारी हो तो फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट हो तो यकीनन उसको फिर पे तो करना पड़ेगा ना। तो पे पे करने के लिए उसके फेयर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या तो खुद फेयर्स डिटरमाइन करती है या कोई ऑफिसर मुकर्रर कर देती है कि जी ये 2-3 गाड़ियां हम दे रहे हैं इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को, तो इनके रेट्स बताएं कि क्या लोकल एरिया के, लोकेलिटी के जो भी रेट्स होंगे उस वक्त के मुताबिक तो गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। ओके। अब मिसाल के तौर पे गाड़ी मेरी है और गवर्नमेंट ने कह दिया जी हाँ जी 2000 रुपीज पर डे के हिसाब से मुझे पे की रागिब को पे करें,
ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे करेगा या किसी से भी गवर्नमेंट से लेकर पे करेगा, जैसे भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं जी, ये तो मेरी तो गाड़ी 3000 रुपीज पर डे जानी चाहिए। तो फिर क्या होगा, एग्राइव्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, जो पैसे मुझे दे रहे हैं मैं उससे एग्राइव्ड हूँ, मुनहरिफ हूँ, मैं उससे राजी नहीं हूँ। तो क्या होगा, मुझे ये 30 दिन के अंदर अंदर रिक्वेजिशन भेजनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, कंप्लेन भेजनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि जी मैं आपके बताए गए जो फेयर्स हैं, रेट्स हैं, उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट फिर एक आर्बिट्रेटर बना देगी, एक सालिस बना देगी, ठीक है, मेरे दरमियान और मेरे लोकल जो भी कमीशन के दरमियान, कि आया कि वाकई एक बंदा जिसकी जो ऑनर है गाड़ी का, क्या वो वाकई ठीक कह रहा है, क्या वाकई उस एरिया के हिसाब से या उसकी गाड़ी की पोजीशन के हिसाब से 3000 ही बनते हैं, अगर बनते हैं तो फिर वो पे करेगी। सेक्शन 8 है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। तो ये उनका लीगल राइट भी है, जाहिर है, ड्यूटी है, सॉरी राइट नहीं ड्यूटी है, कि इलेक्शन तो करवाने ही करवाने, ड्यूटी है, लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए। अब अगर कहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं, उनको लगता है कि एट एनी स्टेज के इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे, तो वो पोलिंग स्टेशन में स्टॉप करवा सकते हैं पोलिंग। एक पोलिंग स्टेशन में भी, मल्टीपल में भी, किसी में जिसमें उनको लगे कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे, तो वो पोलिंग्स को रुकवा सकते हैं। अच्छा, रिव्यू एंड ऑर्डर पास बाय एन ऑफिसर। कोई भी ऑफिसर है इस एक्ट के तहत कोई ऑर्डर जारी कर देता है, ठीक है। अब हम कमीशन की पावर्स पढ़ रहे हैं, उसके ऑफिसर्स की नहीं। अब ये ऑफिसर कौन है जो कमीशन के अंडर काम कर रहा है? मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो वो अंडर काम कर रहा है, उसने कुछ बैलेट पेपर्स की रिजेक्शन कर दी, तो कमीशन कहेगा कि जी ऑर्डर जो ऑफिसर ने पास किए, कमीशन उसको रिव्यू करेगा, उसको दोबारा देख सकता है, ठीक है। एक तो वो पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग रुकवा सकता है, ऑफिसर कोई ऑर्डर जारी करे तो वो उस ऑर्डर्स को रिव्यू भी कर सकता है। और थर्ड है कि इशू सच इंस्ट्रक्शंस, एक्सरसाइज सच पावर्स, मेक सच कॉन्सिक्वेंसेज ऑर्डर जो कि नेसेसरी हो, मौके पर, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई प्रोविजन आर्टिकल में, एक्ट में नहीं है, फिर भी वो डायरेक्शन दे सकता है। तो इसी तरह कमीशन अगर एन मौके पर अगर जरूरी हो तो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, कॉन्सिक्वेंस ऑर्डर, कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर जारी कर सकता है, जो भी जरूरी हो। नेक्स्ट सेक्शन है पावर ऑफ कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइट। वाइट का मतलब है कल अदम करार देना, यानी कि इलेक्शन को मुनहदम कर देना, खत्म कर देना, कि नहीं जी ये इलेक्शन सही नहीं है, जो हमें पोल हुआ है, वोटिंग कॉस्ट हो चुकी है। लेकिन ये जो वाइट डिक्लेयर करेगा सेक्शन 9 के तहत, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स पर, फैक्ट्स होंगे, ठीक है, ग्रेव इनइक्वालिटीज पर। दूसरे पॉइंट्स ये है, एक तो फैक्ट्स की बेस पर, दूसरा फैक्ट्स में ग्रेव इनइक्वालिटी हो, ये एक एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे वोट काउंट हुए, तो उसने देखा कि सिर्फ 10% वोट हैं वेमेन के, तो उससे जाहिर होगा कि इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है। तो वो ऑर्डर जारी करेगा जी यहाँ पर वोट्स रिकास्ट होने चाहिए, क्योंकि वेमेन्स के साथ इनइक्वालिटी का हुआ है, वेमेंस पे को पाबंदी लगी है, वगैरह वगैरह, ये एक है। तो वो दोबारा में प्रिज्यूम करेगा वोटिंग को, वेमन वोटर लेस देन 10% हो तो, वेमन के वोट 10% हो तो वो उसको वाइड करार देगा। सबसेक्शन 2 है कि कमीशन में ऑर्डर फिलिंग ऑफ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट पर्सन। अब जिस बंदे ने ये किया है, अगर इनइक्वालिटी की जो बंदा वजह बना है, तो वो खुद भी सुन सकता है, अब फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट भी कर सकता है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में ये कंप्लेंट भी दायर कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 है कि पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ रिटर्न कैंडिडेट। रिटर्न कैंडिडेट का मतलब क्या, जो बंदा इलेक्शन जीत जाए। अब देखें, इलेक्शन में कोई इशू हुआ है, इलेक्शंस में कहीं ना कहीं ग्रेव इनइक्वालिटी आई है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अब वो जो नोटिस लेगा, ठीक है, वो 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, आफ्टर, जब जैसे ही वो उसको पिक करेगा, वो उसका फैसला हो जाना चाहिए 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। कमीशन डज नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ केस, अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो उस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं करता और जो कैंडिडेट है उसका
रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, वो कैंडिडेट रिटर्न कैंडिडेट बन जाता है, उसके हक में फैसला आ जाता है और वो इलेक्शन जीत जाता है, तो आफ्टर देन वो जो उन्होंने कंप्लेंट दायर की है वो बेमानी हो जाएगी। ठीक है, देखें दोबारा से सिंपल वर्ड में, कि कोई इशू हुआ, कमीशन ने उसका नोटिस लिया, उस पर केस फाइल हो गया। अब केस का फैसला 60 दिन में आ जाना चाहिए। 60 दिन के बाद अगर वो कैंडिडेट रिटर्न कैंडिडेट बन गया, यानी कि इलेक्शन जीत गया, तो फिर उनकी कंप्लेन वॉइड हो जाएगी, कंप्लेन का कोई फायदा नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, सब सेक्शन 4 है कि कमीशन शैल बी डीम टू बी एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल। पहले हम सब सेक्शन 3 में या 2 में हमने पढ़ा था कि ये जो कमीशन है ये कंपिटेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन इसमें इस सब सेक्शन 4 के तहत कि कमीशन एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे खुद भी काम कर सकता है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, ट्रिब्यूनल का मतलब भी कोर्ट होता है, रेगुलेट प्रोसीजर्स। सबसेक्शन 5, ए पर्सन, अगर कमीशन ने कोई फैसला दे दिया, कोई भी फैसला दे दिया, जिससे हमने कहा कि कैंडिडेट के अगेंस्ट फैसला दे दिया जिसको रिटर्न कैंडिडेट नहीं बना, कमीशन ने नोटिस लिया कि इस बंदे ने यहाँ पर आके गड़बड़ की है, जो जो इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है, अब 30 दिन, अब जो फैसला कमीशन ने दे दिया और जो कैंडिडेट है जो फाइट कर रहा है, जो एमपीए है फॉर एग्जांपल, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है कि जी ये कमीशन ने हमें फैसला दिया है लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वगैरह वगैरह। ओके, सेक्शन 10 है पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है जिसको कहते हैं हतक इज्जत। ठीक है, तौहीन अदालत। तो तौहीन अदालत क्या होती है कि कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिस तरह कोर्ट ने कह दिया जी 14 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए, गवर्नमेंट इलेक्शन भी नहीं करवाती और असम्बलियां भी नहीं तोड़ती, तो ये क्या कहलाएगा? तौहीन अदालत। अदालत ने एक फैसला दिया, आपने विदाउट लॉजिक उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा? तौहीन अदालत। तो अगर तौहीन अदालत होती है, मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर जारी किए लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत डील किया जाएगा। तो ये सेम शक, सेम प्रोविजन, सेम एक्ट या आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के लिए भी लगता है कि वो भी कोई ऑर्डर पास करे और अगर उसको एक्सेप्ट ना किया जाए तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत ही डील होता है। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल का फंड है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फेडरल इदारा है, तो फेडरल इदारा है तो इसको फंड कौन देगा? फेडरेशन ही देगी। तो जितनी भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हैं। जब भी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन किए जाएंगे, तो वहां पर एम्प्लॉयज को भी हायर किया जाएगा, बिल्डिंग्स भी ली जाएंगी, व्हीकल्स भी ली जाएगी, तो सारा का सारा बजट कहाँ से आएगा? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू आएगा। ठीक है, आर्टिकल 81 में इसका तस्करा है। सबसेक्शन 2 है कि कमिश्नर शैल हैव फुल फाइनेंशियल पावर्स टू सैंक्शन एंड इनकर एक्सपेंडिचर, बजटरी एलोकेशन, क्रिएशन ऑफ पोस्ट। अच्छा, संक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना। मिसाल के तौर पे अब कमिश्नर इसकी ये जो एक्सपेंडिचर है, अखराजात हैं, मंजूरी देना और खर्च करने के अख्तियारात कमिश्नर के पास है। क्या है जी? मिसाल के तौर पर स्टेशनरी का पहले खर्चा होता था 10,000, कमिश्नर कहता है नहीं जी अब तो महंगाई हो गई है, तो 15,000 रिक्वायरमेंट है हमारी, 15,000। तो 15,000 रुपये संक्शन करेगा कमिश्नर। ठीक है, अपने ही इदारे को कि संक्शन किया जाए 15,000 रुपये स्टेशनरी के लिए, तो वही खर्च भी करेंगे। तो कमिश्नर की पावर्स के तहत ही वो खर्च किए जाएंगे। अब इसके अलावा क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे पहले अगर 10 बंदे थे कहीं पर काम करने वाले, तो अब कहेंगे जी नहीं हमें 15 बंदे चाहिए, तो वो 15 लगा सकता है, नई पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब इसके मतलब ये कमिश्नर के पास अख्तियारात होते हैं सारे कि नई नई पोस्ट्स भी क्रिएट करे कि जी अब हमारे तक उतारा नहीं होता, आबादी ज्यादा हो गई है, बंदे ज्यादा हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर एग्जांपल कम कर दी गई हैं या ज्यादा हो गई है, कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा होंगी तो वही बंदे ज्यादा चाहिए, तो सब के सब कमिश्नर के पास पावर होती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2, मेयर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। ट्रेनिंग तो होगी। अब ट्रेनिंग दो तरह के लोगों की, दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूँ। एक ट्रेनिंग है जो इलेक्शन करवाएंगे
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग हैं जो ट्रेनिंग करवा करते हैं, क्योंकि और इलेक्शन में असिस्ट करते हैं। एक तो वो बंदे जिन्होंने इलेक्शन में वोटिंग कास्ट करवानी है, तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक आम पब्लिक जिसने जाके वोट कास्ट करना है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग उन सबकी होती है। एक बात अवेयरनेस से रिलेटेड क्या है, ज्यादातर लोग कहते हैं यार क्या करना है वोट डाल के, बस मायूस हो गया हूँ पाकिस्तानी सियासत से। तो इस हवाले से भी ये ज्यादातर कंपेन चलाई जाती हैं टीवी पर। टीवी पर कंपेन, रेडियो पर भी, अखबारात में भी देते हैं ज्यादातर जब इलेक्शन होने लगते हैं। टीवी पे अक्सर देखा होगा। तो कि क्या है कि जी कुछ छोटी शॉर्ट वीडियोस बना लेते हैं कि जी ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि अपना वोट कास्ट करे, अपनी आरा से हमें मुस्तफीद करे वगैरह वगैरह। तो ये सारे पैसे भी लगते हैं, इसमें बजट भी दिया जाता है। और इसके लिए प्रॉपर एक एहतमाम करता है कमीशन कि आम लोगों तक अवेयरनेस भी फैलाई जाए कि आपने लाजमी वोट देना है, एक ये, और किस तरह से वोट कास्ट करना है ये। और जब ऑफिशियल्स, इलेक्शन ऑफिशियल जैसे सब सेक्शन ए है इसमें लिखा हुआ, तो इलेक्शन ऑफिशियल जिन्होंने इलेक्शन कवर करना है उनकी भी इलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम की दिए जाते हैं उनको कि किस तरह आपने इलेक्शन ले करवाना है, वोट लेने हैं, कास्ट कराना है, अंगूठे पर या उंगली पे निशान लगाना है वगैरह वगैरह। या जब वोट सारे कास्ट हो जाए फिर किस तरह से स्नैपशॉट लेकर आगे भेजना है। बी पर ये मैंने बता दिया, एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह के यहाँ पर एडवाइस की जाती है, कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, मीडिया कंपेन्स, पार्टिसिपेशन, ये भी मैंने बता दिया जी। वो प्रोसीजर कॉस्टिंग वोट भी बता दिया कि बताते हैं कि वोट किस तरह डालते हैं। और सबसेक्शन डी है, इसको सबसेक्शन भी कह सकते हैं, प्रोविजन कह दें, क्लॉज कह दें, एग्जामाइन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर ये कमीशन इसको भी देखता है कि आय के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्जामाइन किया जा रहा है कि नहीं। ओके। उसके बाद सेक्शन 13 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या कि जी आज सुबह 10 बजे से इलेक्शन शुरू हो गए, वोटिंग स्टार्ट है। ठीक है। अब वोटिंग स्टार्ट है, रात 8 बजे तक का लास्ट टाइम है कि 8 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है। अब जब जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म हुआ, एक प्रोविजनल रिजल्ट बनाया जाएगा, वोट काउंट किया जाएगा। एस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। पहली बात तो यही है कि जो रिजल्ट्स आप बनाएं वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें करप्शन से पाक हो। सबसेक्शन 113 का सबसेक्शन 1 है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबसेक्शन 2 क्या है, वो रिलेटेड है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस को, ड्यूटीज, पावर्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप यूँ समझ लें कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी का हेड होता है, या जहाँ पर पोलिंग हो रही है वहाँ का हेड होता है। जैसे ही वो काउंट करेगा वोट्स को, फौरन एक स्नैपशॉट बनाएगा और अपनी हायर अथॉरिटीज को भेजेगा। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेगा बाद में या उसी वक्त वो किसी के हाथ भेज देगा, लेकिन फिलहाल वो स्नैपशॉट लेकर फौरन से इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये जी इतने वोट हुए हमारे। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, अब प्रोविजनल रिजल्ट्स को काउंट करेगा, कंपाइल करेगा, और रात को 2 बजे से पहले पहले या 2 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर अगेन प्रोविजनल रिजल्ट हायर अथॉरिटीज को प्रोवाइड करेगा। ये कम्युनिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली टू द कमीशन। ये बात भी समझ आ गई। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त यह है अगर इशू हो सकता है, मिसाल के तौर पे पहली बात ये है कि 2 बजे तक रिजल्ट्स आपके कंप्लीट ना हो, कंपाइल ना हुए, इनकम्प्लीट हैं। दूसरी बात, कोई इंटरनेट का इशू है, कनेक्टिविटी इशू है, तो क्या करेंगे, तो जब आप थोड़ी देर से रिजल्ट भेजोगे, सब सेक्शन 3 क्या है कि अगर आप रिजल्ट्स देर से भेज रहे हो तो फिर आप कमीशन को अपनी रीजंस भी बताओगे कि जी ये वजह हो गई, इस वजह से लेट हुआ है, और या इस वजह से कोई भी जो भी रीजन है। सब सेक्शन 4 क्या कहता है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करेगा कमीशन को रिजल्ट्स वगैरह। स्कैन्ड कॉपी, प्रोविजनल रिजल्ट्स की स्कैन्ड कॉपी भी भेजेगा। रिजल्ट्स प्रोविजनल ही हैं, फाइनल नहीं हुए, फिर भी उसकी कम स्कैन्ड कॉपी भेजेगा, स्कैन करके और आगे भेजेगा। अच्छा। उसके बाद बी है कि अगर जो भी बैलेट पेपर हैं, जो भी उस वक्त बचे, कंसोलिडेटिंग स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट क्या होता है, एक लेटर बनाते हैं रिजल्ट का और वो बना के भेजते हैं, फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। ठीक है।
जो टूवर्ड्स टुगेदर विद रिजल्ट ऑफ काउंट, काउंट इतने हुए, फाइनल रिजल्ट इतना हुआ, बैलेट पेपर कितने खराब हुए, कितने बचे, कितने यूज हुए, सब के सब वो बनाकर भेजेगा। ओके। सबसेक्शन 5 क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर आल्सो सेंड द कमीशन ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज भी भेजेगा, ठीक है। पहले वो उसने स्कैन कॉपी भेजी, अब वो ओरिजिनल कॉपीज भी भेजेगा बाद में। कमीशन इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पर। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? जितने भी वहां पर के इतने बैलेट पेपर खर्च हुए, इतने खराब हुए, इतने लोगों ने वोट कास्ट किया, इतनी फीमेल्स थी, वगैरह वगैरह, इतने बजे स्टार्ट हुआ, इतने बजे एंड हुआ, प्रोविजनल रिजल्ट ये था, फाइनल ये था, ये सारी डिटेल कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। ओके। 14 क्या है जी? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान हमेशा एक्शन को करने से पहले बनाया जाता है। एक्शन का प्लान है। अब एक्शन क्या है? एक्शन है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, वोटिंग करवाना, ये एक्शन है। तो ये सब कैसे होगा, उसमें हम क्या करेंगे, किस किस तरह से हम प्लान बनाएंगे, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इतने मेंबर्स रखने हैं, इतने ऑफिशियल्स रखने हैं, इतनी उनकी सैलरीज होगी, इतने बजे हम स्टार्ट करेंगे, इतनी पार्टीज होंगी, वगैरह वगैरह, ये सारा हमारा एक्शन प्लान है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 4 महीने पहले एक्शन प्लान रिलीज हो जाना चाहिए। जनरल इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन से 4 महीने पहले हमें एक्शन प्लान देना पड़ता है कमीशन को, और कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान देना पड़ता है। और इसमें क्या क्या हुआ एक्शन प्लान में होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदी क्या है, कितने बड़े एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि ये कल भी बताया था, जो डेफिनेशन में एक लिस्ट होती है जिन्होंने वोट कास्ट करने होते हैं, तो उनकी लिस्ट की रिवीजन, क्योंकि हर साल नए पाकिस्तानी शहरी आईडी कार्ड बनवाते हैं, तो अब इतने नए हो गए, इतने की डेथ हो गई, तो रिवाइज करना है उनको। पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी होंगी, उनके सिंबल्स कौन कौन से होंगे, जिन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग जरूरी है, अपॉइंटमेंट जरूरी है, उनके बारे में एक प्लान बनाया जाएगा। वो कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वगैरह वगैरह, पोलिंग ऑफिसर्स। अच्छा, इसके अलावा लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस बनाई जाएगी, यहाँ यहाँ पर वोट कास्ट होंगे, ठीक है। और फिर प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर, बैलेट पेपर भी प्रिंट करवा के रखना है। मैनेजमेंट सिस्टम को एक मरतबा देखेंगे कि ये सही है, इस तरह प्लान कर लेंगे सारा। न्यू टेक्नोलॉजीज अगर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है तो वो करेंगे। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को अरेंज करेंगे कि जिन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्व करने हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एपिलेट एंड इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स और एपिलेट ये कोर्ट के डिफरेंट नेम्स हैं, जो डिफरेंट कंप्लेन की सूरत में उनको डील करते हैं, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी मेजर्स को मैनेज करेंगे। मॉनिटरी मैकेनिज्म्स को एक मरतबा देखेंगे कि ये हमारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके। एक्शन प्लान का सब सेक्शन 2 क्या है कि कमीशन पोस्ट इलेक्शन रिव्यू। अब देखें, एक एक्शन प्लान बनाया, इलेक्शन होने के बाद एक रिव्यू देंगे। पोस्ट इलेक्शन रिव्यू इलेक्शन होने के बाद होता है कि हमने ये एक्शन प्लान बनाया था, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया, ये इश्यूज आए, शॉर्टकमिंग्स आई, तो इसके लिए फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस क्या होंगी, वो कमीशन देगा पोस्ट इलेक्शन रिव्यू में। सबसेक्शन 3 क्या होगा कि वो पोस्ट इलेक्शन रिव्यू को एनुअल रिपोर्ट के अब वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे, कि अब पहले उसने वैसे दिया और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सेक्शन 15 है चैप्टर 2, फिर सेक्शन 15 कंप्लेंट्स के हवाले से। कंप्लेंट क्या है जी? इलेक्शन हुए और इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आ गया, लेकिन एक बंदा, एक एमपीए है फॉर एग्जांपल, वो उस डिसीजन को नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो इशूड बाय जो उसकी, अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि वो मतलब वो उसके डिक्लेयर फाइनल डिक्लेयर कर रहे हो, या कोई भी एक्शन हो सकता है, और वो कमीशन की सबॉर्डिनेट अथॉरिटी हो। सबॉर्डिनेट अथॉरिटी रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे कमीशन के सबॉर्डिनेट हैं। तो इलेक्शन कंडक्ट अभी हो रहा है, और उस कंडक्ट होने के दौरान कोई कोई भी कोई फैसला दे देता है पोलिंग ऑफिसर। अब जिस बंदे को इफेक्ट कर रहा है, वो पर्सन उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट का कोई एक्शन है, कोई बंदा उसको उससे एग्री नहीं होता, वो समझता है कि वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की, यानी कि तर्ज अमल ठीक नहीं है, उसे वो देख रहा हो
कि पॉलिटिकल पार्टी के को बंदे हैं, कैंडिडेट है वो आगे बढ़ रहा है, कुछ इंटरप्शन कर रहा है इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन के कामों में, तो वो क्या करेगा, विद इन 15 दिन, 15 डेज, विद इन 15 डेज वो उस सारे को एक कंप्लेन बनाएगा, कमीशन को कंप्लेन कर देगा, सबमिट कर देगा विद इन 15 डेज। यानी कि इन इलेक्शंस के दौरान जब भी वो देखेगा तो 15 डेज में वो कमीशन को कंप्लेन कर देगा, और इस कंप्लेन के फाइल होने के कुछ मेरे ख्याल 30 डेज तक उनको फैसला भी देना होता है। ओके। अच्छा, ये जो कंप्लेन करेगा ये आर्टिकल 225, आर्टिकल मतलब क्या, 1973 का आर्टिकल, आर्टिकल 225 के अलावा जो कंप्लेन्स होंगी ये वहां पर फाइल होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो कंप्लेन है ना सेक्शन 15 में, जो कंप्लेन है वो आर्टिकल 225 के अलावा है। अब मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल 225 भी ऐड कर किया है। आर्टिकल 225 1973 का क्या है कि नो इलेक्शन टू हाउस और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। प्रोविंशियल असेंबली और जो सेनेट वगैरह के इलेक्शंस हैं उनकी जवाब तलबी नहीं हो सकती, कॉल्ड इन क्वेश्चन, उनके बारे में एहतसाब नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्शन पिटीशन वगैरह दायर करनी पड़ती है तो वो होते हैं। ये जनरल आम इलेक्शन है एमपी एमएनए के चेयरमैन वगैरह के, जिनके फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, 15 दिन में कंप्लेंट देनी पड़ती है, वो अलग है। जबकि प्रोविंशियल असेंबली या कोई नो इलेक्शन टू अ हाउस और प्रोविंशियल असेंबली, किसी भी अपर हाउस लोअर हाउस प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस को कॉल इनटू वैसे नहीं किया जा सकता। सब सेक्शन 2 है जी, कमीशन। जैसे ही कमीशन को कंप्लेन की जाएगी, कमीशन उसकी रिपोर्ट बनाएगा, इंक्वायरी करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा, प्रोसीडिंग्स करेगा, यानी कि कार्रवाई करेगा, और 30 दिन के अंदर अंदर जो उस कंप्लेन को अब डी फाइल करेगा, उसका रिस्पॉन्स देने का मिजाज होगा। सब सेक्शन 4 है कि कमीशन में आल्सो एक्ट अंडर दिस सेक्शन, इसको छोड़ दें। 5 को देखें कि जैसे ही वो उसकी प्रोसीडिंग करेगा, फाइनल बनाएगा, तो फिर उसको ऑर्डर पब्लिश भी करेगा, यानी कि अपनी वेबसाइट पर सबके सामने आना चाहिए कि ये कंप्लेन आई थी और इसका ये डिसीजन लिया गया। कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, अब हर साल, सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, हर साल कैलेंडर ईयर के हर साल के पहले 3 महीनों में, यानी कि 90 डेज में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हर जैसे ही साल शुरू हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, मार्च से पहले पहले या मार्च के अंदर अंदर कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाता है कि हमने सारा साल में क्या किया। इतनी ज्यादा तो हम सैलरी लेते हैं, विगो डाले लेते हैं, ठीक है, कोई हमने जिमनी इलेक्शन करवाए हों या क्या क्या किया है, तो एक रिपोर्ट बनाता है और फेडरल गवर्नमेंट को भेजता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से उसने पैसे लेने होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन करवाने होते हैं, तो ये इनकी असेंबली में भेजता है। ये जो गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो 60 दिन के अंदर अंदर जैसे ही वो रिपोर्ट आ गई, मिसाल के तौर पे रिपोर्ट आती है मार्च में, तो मार्च अप्रैल मई के अंदर अंदर, या रिपोर्ट जनवरी में ही देता है कमीशन, इलेक्शन कमीशन अगर जनवरी में रिपोर्ट देता है तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट हाउस एक एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी एक्टिविटीज शो की हैं तो रिपोर्ट बन जाएगी, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सब सेक्शन 3। एलन जी, आज के लिए बस इतना ही था, एक क्विक रिव्यू मैंने दिया है, जो सेक्शन हमने 3 to 16 पढ़े हैं, तो एक नज़र वैसे देखते हैं। सेक्शन 3 क्या था, प्रोसीजर ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन का अपने अपने प्रोसीजर्स हैं और वो अपने प्रोसीजर्स, अपने रूल्स, एक्सरसाइज, फंक्शन खुद कर सकता है। सेक्शन 4 था पावर टू इशू डायरेक्शंस। कमीशन के पास पावर्स होती हैं कि वो कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है, इवन ऐसी डायरेक्शंस भी जिनकी प्रोविजंस नहीं है, जिनकी क्लियर नहीं है, तो वो एज नेसेसरी, तो अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो वो इशू डायरेक्शन इशू कर सकता है। 5 पर है असिस्टेंस टू द कमीशन। कमीशन की असिस्टेंस कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस यानी कि गवर्नमेंट, और थर्ड कौन सी, जुडिशरी, किसी से भी असिस्टेंट ले सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, कमीशन अपनी पावर डेलीगेट कर लेता है, किसी को भी डेलीगेट कर सकता है, एक बंदे को भी डेलीगेट करेगा तो सारी पावर उसके पास होंगी, वो मूवमेंट कमीशन जो है अपनी पावर कमिश्नर को डेलीगेट कर देता है। उसके बाद कमिश्नर के पास वो पावर्स होती हैं, वो बजट संक्शन कर सकता है और नई पोस्ट क्रिएट कर सकता है, वगैरह वगैरह। सेक्शन 7 है पावर टू रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मुतालबा करना है जी, प्रॉपर्टी को, ठीक है, आपको बताया बिल्डिंग या कोई ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से वो रिक्विजिशन भेज सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें ये चाहिए, और फिर इसमें रूल थे
कि पहली बात तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मिजाज होगी कि वो उसको प्रोवाइड करेगी। अगर किसी कैंडिडेट के इस्तेमाल में है, पॉलिटिकल पार्टी के वो अगर इस्तेमाल में है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलॉट नहीं करेगी। अच्छा, फिर एक मतलब अलॉट कर दे तो बाय फोर्स वो वापस भी ले सकती है, इस तरह। सेक्शन 8 है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, और कहीं भी वो देखे कि इरेगुलरिटी हो रही है, इलीगल कोई काम हो रहा है, तो स्पेशली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, तो यानी कि पोल्स को वो वाइड करा दे सकती है। अच्छा सॉरी, ये पोल वाइड ये नीचे वाला है, फेयर इलेक्शन होने चाहिए बस। इसी में फिर 10% फीमेल्स का भी देखना है कि फीमेल्स के वोट 10% से कम है तो भी पोल को वाइड कर सकती है। पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, कोड हाई कोर्ट के रूल है 2003 के हवाले से, तो वो इसमें आता है। सेक्शन 11 एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स, फेडरल से उन्होंने फंड लेना होता है, और उस हिसाब से कमीशन जो है वो अपने बजट्स को मैनेज करता है। सेक्शन 12 है मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, इसके लिए भी है कि जो ट्रेनी है, ट्रेनिंग मतलब जिन्होंने वोट कास्ट करवाने हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्होंने वोट कास्ट करने हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके लिए क्या है, इसमें मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस फैलाई जाती है, शॉर्ट क्लिप्स ज़्यादातर न्यूज़ में दिए जाते हैं, इस तरह। सेक्शन 13 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर, जैसे वो प्रोविजनल रिजल्ट आए तो उनकी स्नैपशॉट लो, उनको भेजो, स्कैन कॉपी भेजो, वगैरह वगैरह, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट्स भी हों तो वो उनको भेजना है, लेट हो जाए तो उसकी रीजन बताएं। सेक्शन 14 है एक्शन प्लान। इलेक्शन करवाने से पहले एक एक्शन प्लान बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी ये होंगी, पॉलिटिकल पार्टी ये होगी, उसके सिंबल्स ये होंगे, वगैरह वगैरह। बैलेट पेपर पेपर उनकी प्रिंट करवाए जाते हैं, एक्सेट्रा। और जब ये हो जाए तो फिर पोस्ट इलेक्शन भी की एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि हमने ये प्लान बनाया था, ये शॉर्ट फॉल्स आ गए, तो आगे इम्प्रूवमेंट ऐसे होगी। ओके जी, कंप्लेंट्स भी सेक्शन 15 कंप्लेंट्स के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन खुद भी सुन सकता है, और 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन कोई दर्ज करवानी चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, ये जो कमीशन है वो इंक्वायरी करके प्रोसीडिंग्स करके 30 दिन के अंदर फाइनल भी करेगा। और लास्ट सेक्शन है कमीशन टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कमीशन सबमिट करेगा गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट उसको फिर असेंबली में पेश करेगी, फिर वो रिटर्न करेगी 2 महीने के अंदर अंदर कमीशन को, और कमीशन देन उनको फिर अपनी पब्लिश कर देगा अपनी वेबसाइट पे। तो जी आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।